तो आज के हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू मैं आपको इंग्लिश ग्रामर करेक्ट वे में लिखना सिखाऊंगा। साथ ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर आता है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं एवरीवन से सेंटेंस स्टार्ट है। एवरीवन शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस। सभी को अपने कार्यों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले जो एवरीवन है यह एक प्रोनाउन है, जबकि हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर एवरीवन के साथ हिज का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर अपना अर्थ निकल रहा है। सभी को अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। देखिए अपना शब्द आया, कभी भी हिंदी में अपना शब्द आता है तो एवरीवन के साथ हिज या फिर फीमेल के लिए हर का यूज करते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ही के साथ यहाँ पर हिज का यूज किया गया है। दूसरे सेंटेंस में सी के साथ हर का यूज किया गया है। आई के साथ माई का, वी के साथ आवर का, यू के साथ योर का, दे के साथ देयर का। अगर कॉमन नाउन या फिर प्लूरल है तो फिर आप यहाँ पर देयर का यूज करेंगे। इन सभी सेंटेंसेस में जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, हर, माई, आवर, योर, देयर का यूज किया गया है, यहाँ पर इन सभी का अर्थ अपना है। पहला सेंटेंस देखिए, ही शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस या सी मस्ट टेक केयर ऑफ हर प्लांट्स। उसे अपने पौधों को जरूर देखभाल करना चाहिए। तो यहाँ पर हर एक सेंटेंस में अपना अर्थ हिंदी का निकल रहा है। और आपको याद रखना है कि जितने भी प्रोनाउन हैं इनके साथ कोई ना कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है अगर अपना अर्थ निकल रहा हो हिंदी का। तो आपको ये याद रखना है कि ही के साथ हिज का यूज करते हैं, ही के साथ हिज का यूज करते हैं, सी के साथ हर का यूज करते हैं, आई के साथ माई का, वी के साथ अवर का, यू के साथ योर का, दे के साथ देयर का। इन सभी में अपना अर्थ निकल रहा है। अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो वहाँ पर आप देयर का यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ब बीइंग लिखा हुआ है। वॉज बीइंग, वर्ब बीइंग, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस में हमेशा बीइंग या बीन वर्ड आप देखेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें आप बीइंग या बीन वर्ड अगर देखें और साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हो तो आप समझ लीजिए कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। जब भी पैसिव स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पर अर्थ जा जरूर निकलता है। टेंस में जो आपने रिकग्निशन पढ़ा है वॉज वर का रिकग्निशन होता रहा था, क्योंकि यहाँ पर वर के साथ बीइंग लगा है इसलिए इसका जो रिकग्निशन होगा हिंदी में वो रहा था के पहले जा होगा। आइए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। द एक्यूज्ड वर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। दोषी को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। दोषी को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। आप कैसे समझ पाएंगे कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है? वर्ब बीइंग लिखा है, साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। दूसरे सेंटेंस में देखिए वॉज बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको याद रखना है जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनके साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है या हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग या बीन का यूज किया गया है और साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है तो वहाँ पर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर वो होता है। साथ ही जो इसका अर्थ निकलता है वहाँ पर जा शब्द जुड़ जाता है। आइए मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। द एक्यूज्ड वर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। सबसे पहले द एक्यूज्ड का मतलब दोषी हो गया। वर बीइंग को भी आप छोड़ दीजिए, वर बीइंग का अर्थ अभी आप मत देखिए। द एक्यूज्ड मीन्स दोषी, प्रोड्यूस्ड यानी पेश किया गया, दोषी को पेश किया गया, इन में कोर्ट में यानी कोर्ट में कचहरी में, वर बीइंग। जब भी वॉज वर आता है तो आप रहा था लगाते हैं क्योंकि ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। यहाँ बीइंग और थर्ड फॉर्म लगा है तो आप यहाँ पर जा वर्ड अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए। इसका अर्थ हो जाएगा कि दोषी को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। वॉज बीइंग वर बीइंग का जब यूज करते हैं तो पास्ट टाइम में कोई काम कंटिन्यू होता है, इसलिए यहाँ पर वॉज बीइंग और वर बीइंग का यूज करते हैं। तो आप ये याद रखिए कि कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग या बीन लगा हो, साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो वो पैसिव स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस का हिंदी में अर्थ निकालना बताऊंगा। यहाँ पर देखिए
ए रिवार्ड आया है, ए रिवार्ड। ग्रामर में याद रखिए ये बहुत ही माइनर सा रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो कि एग्ज़ाम में भी आ चुका है कि रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब होता है इनाम। कभी भी रिवार्ड की या पनिशमेंट की बात हो, रिवार्ड की, पनिशमेंट की बात हो, सैलरी की बात हो, पेनाल्टी की बात हो, तो हमेशा उसके पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर रिवार्ड वर्ड आया है इसलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। बस आपको यहाँ पर यह चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही एक चीज़ और आप देखिए, यहाँ पर असद और गुलाम ये दो पर्सन हैं, इसलिए इनके साथ देयर का यूज किया गया है। यहाँ पर जो मैंने भी बताया था अपना वर्ड के लिए देयर का यूज, पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है। देयर यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि दो पर्सन है इसलिए इनके साथ देयर का यूज किया गया। अगर वन पर्सन होता है तो उसके साथ केवल हिज का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए एवरी का यूज किया गया है। एवरी हमेशा मोर देन टू पर्सन्स के लिए ही आता है। एवरी का यूज कभी भी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए नहीं करते हैं। एवरी का यूज हमेशा मोर देन टू पर्सन्स के लिए करते हैं। सेंटेंस को पढ़ करके आप चेक कीजिए। एवरी मेंबर ऑफ द एसटीएफ टीम एंड दोज इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन सीएम हैड प्रेज्ड। सीएम ने तारीफ की, सीएम ने उन सभी लोगों की तारीफ की जो एसटीएफ की टीम में इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। तो एवरी का मतलब प्रत्येक यानी हर एक, और एवरी किसी एक व्यक्ति के लिए या दो व्यक्ति के लिए नहीं आया है, हमेशा दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आता है। और एसटीएफ की टीम में दो से अधिक लोग थे इसलिए यहाँ पर एवरी का यूज किया गया है। द लेटेस्ट, ध्यान रखिए दोस्तों, लास्ट वर्ड हो, फर्स्ट वर्ड हो या लेटेस्ट वर्ड हो, उसके पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट के पहले जो द आर्टिकल का यूज किया गया है उसका यही रीज़न है। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स याद रख करने हैं, नोट करने हैं कि फर्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड, लेटेस्ट वर्ड या कोई भी ऑर्डिनल्स हो जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ लेटेस्ट के पहले द आर्टिकल का यूज किया गया है। यहाँ पर जेल के पहले द आर्टिकल आया है। दोस्तों ये आपको अलग से याद रखना है कि जेल के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते ही हैं। जेल के पहले हमेशा आपको द आर्टिकल का यूज करना ही है। यह स्ट्रक्चर देखिए, हार्डली हैड द एनकाउंटर टेकन प्लेस व्हेन द न्यूज ऑफ असद's डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। जैसे ही मुठभेड़ हुई वैसे ही यह समाचार बहुत तेज़ी से फैल गया। जैसे ही मुठभेड़ हुई और तो असद की मृत्यु का समाचार बहुत तेज़ी से फैल गया। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको ये याद रखना है कि हार्डली के साथ हमेशा हैड का यूज पास्ट में करते हैं और हार्डली के साथ हमेशा व्हेन का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि हार्डली के साथ हमेशा व्हेन का यूज करते हैं। एग्ज़ाम में हार्डली के साथ देन लगा करके दे दिया जाता है, पर आपको वहाँ पर देन की जगह व्हेन का यूज करना है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। और हार्डली या स्कैर्सली के साथ जब व्हेन का यूज करते हैं तो इसका यूज तभी किया जाता है, इस स्ट्रक्चर का यूज तभी करते हैं जब हमें किन्हीं दो कार्यों को जस्ट एक कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य बताना हो। यानी कि दो कार्य एक के बाद एक होते हैं तो वहाँ पर हार्डली के साथ व्हेन का यूज करते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल से देखिए कि मुठभेड़ जो ही मुठभेड़ हुई वैसे ही असद के मृत्यु के समाचार बहुत तेज़ी से फैल गई। आइए इसको एग्जाम्पल से भी देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन द पावर वेंट आउट। जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई वैसे ही लाइट चली गई। आपने देखा कि सबसे पहले जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई है वैसे पावर यानी कि लाइट चली गई, यानी एक के बाद जस्ट दूसरा वर्क हुआ है। और जब भी एक के बाद दूसरा काम तुरंत होता है तो वहाँ पर हम हार्डली के साथ व्हेन लगा करके या फिर स्केर्सली के साथ व्हेन लगा करके सेंटेंस बनाते हैं। हार्डली यहाँ पर एडवर्ब है। आपको याद यह रखना है कि हार्डली के बाद हमेशा हैड का यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट में सेंटेंस होगा तो हैव का यूज़ करेंगे। हैड के बाद फिर सब्जेक्ट आता है, यहाँ द मीटिंग सब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यह एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर काफ़ी दिया जाता है, आपको ये याद रखना है। एग्ज़ाम में हैड को बाद में रखते हैं और सब्जेक्ट पहले दे देते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि सबसे पहले हार्डली या फिर स्कैर्सली आएगा,
उसके बाद हैड आएगा अगर सेंटेंस पास्ट का है, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद व्हेन आएगा, और व्हेन के बाद जो सेकंड सब्जेक्ट होगा वो लिखा जाएगा, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी। और इस स्ट्रक्चर का यूज़ तभी करते हैं जब एक काम के ख़त्म होते ही दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एक के बाद जस्ट दूसरा काम अगर स्टार्ट होता है तो हार्डली के साथ व्हेन वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। और एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि हार्डली के बाद हैड ना दे करके डिड दे दिया जाएगा, या फिर हार्डली के बाद डायरेक्ट मीटिंग दे दिया गया और हैड को बाद में रखा गया। इस तरह से सेंटेंस को अरेंज करते हैं और आपको वहाँ पर एरर पहचाननी होती है। तो आपको याद रखना है कि हार्डली या स्केर्सली के तुरंत बाद हैड का यूज करते हैं, अगर प्रेजेंट होगा तो हैव का यूज करेंगे, और फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज करते हैं। यहाँ देखिए, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल, सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कभी भी वन ऑफ द का अगर यूज होता है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। इसको आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर वन ऑफ द के बाद आप तीनों ही फ्रेज में देखेंगे कि प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। वन ऑफ द के बाद स्टूडेंट्स प्लूरल है, वन ऑफ द के बाद कार्स प्लूरल में है, वन ऑफ द के बाद कंट्रीज प्लूरल में है। तो आपको ये रूल याद रखना है कि वन ऑफ द के बाद हमेशा, यहाँ पर वन ऑफ द जो आया है इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। द इशू दैट रिमेन्स, यहाँ पर जो दैट वर्ड है ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है। दैट का मतलब होता है जो, दैट का मतलब होता है जो, और दैट के पहले आने वाला जो इशू है ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया गया है। दैट जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले वाला नाउन देखते हैं, उसके पहले इशू है जो कि सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर इज का यूज किया गया है। यहाँ पर द क्यों लगाया गया है? क्योंकि जिस इशू की बात हो रही है, जिस मामले की बात हो रही है वो यहाँ पर निश्चित है, इसीलिए द आर्टिकल का यूज किया गया है।